पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, तो ये दो टर्म्स देखेंगे क्या होता है। सो केटायन क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज का होना चाहिए। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्ड बाय फजन्स रूल, स्मॉल साइज मोर पोलराइजिंग पावर, एनायन का लार्ज साइज मोर पोलराइजेबिलिटी। सेकेंड कंडीशन है मोर चार्ज, मोर चार्ज दोनों में होगा। एनायन का बस दो ही कंडीशन, केटायन के लिए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनायन होना चाहिए। ये कंडीशन है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ठीक है। एनायन नहीं केटायन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। तो ये तीन कंडीशन है, बेटर कंडीशन है कोवेलेंट कैरेक्टर्स होने का, कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी कंपाउंड। According to Fajans rule, covalent character will be more. Covalent character will be more. Covalent character will be more. कब? जब केटायन का ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा और एनायन का ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। तो फटाफट आप लोग लिखिए जरा, इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट को क्या है। There is no compound which is 100% ionic. Covalent character in any compound explained by Fajans rule. Covalent character will be more if cation has a smaller size, ब्रैकेट में लिखे हैं more polarizing power. अगर केटायन का साइज कम है, साइज छोटा है, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, ओके। एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन, मोर पोलराइजेबिलिटी होती है। केटायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, एनायन पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। चार्ज का दोनों ही केस में कंडीशन सेम है। हायर द चार्ज ऑन केटायन और एनायन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। केटायन के साथ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, एक्स्ट्रा केटायन के साथ कंडीशन है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटायन। अगर केटायन का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में भी मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो इस सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और चार्ज क्यों ज्यादा या कम होना चाहिए। क्या कंडीशन आप लोग डन कर लिए यहां तक? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन्ड बाय फजान्स रूल, 11th क्लास का स्कूल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। फजान्स रूल क्या था? कोवेलेंट कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए था। आप जो चीज भूलेंगे इसमें वो ये भूलेंगे कि जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बिहार पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ऐसा कंफ्यूजन आएगा बाद में। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी आपको ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये जो सब केटायन और एनायन का ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं कि स्मॉल साइज केटायन का होना चाहिए, लार्ज साइज एनायन का होना चाहिए, इससे क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें या आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए हमने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। ये जो कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन पे उस कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है ना कि आयनिक कैरेक्टर। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फजान्स रूल 3 पॉइंट केटायन के लिए, 2 पॉइंट एनायन के लिए। एनायन लार्ज साइज का होगा, मोर चार्ज होगा। केटायन स्मॉल साइज का होगा, मोर चार्ज होगा या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। In that case, molecules has more covalent character in comparison to ionic character. Clear? बोलिए। यस सर। तो चलिए हम लोग दो टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं आपको कि पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। आपको बोले कि स्मॉल साइज ऑफ केटायन, केटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई केटायन है, मतलब वो मेटल होगा, तो वो मेटल जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा, वो क्या करेगा कि जो एनायन होगा, जो केटायन होगा, ये जो जब छोटा होगा तो जो एनायन के जो एनायन होंगे, जो कि पहले स्फेरिकल होगा एनायन, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉड को वो अपने तरफ खींचेगा। समझ रहे हैं? एक एनायन है जो कि स्फेरिकल है और एक केटायन है जो कि स्फेरिकल है। ये स्फेरिकल नहीं है, दिख रहा है आपको? स्फेरिकल बिल्कुल स्फेरिकल नहीं दिख रहा है, बट आप थोड़ा सा तीसरी आंख से देखिए, मन की आंखों से देखिए जरा कि ये स्फेयर है। आप समझ लीजिए ये स्फेयर है। तो ये केटायन का स्फेयर है, ये एनायन का स्फेयर है। तो ये अगर केटायन का स्फेयर अगर छोटा होगा और एनायन का स्फेयर अगर बड़ा होगा, तो छोटा केटायन का स्फेयर एनायन के
वैलेंस सेल पे या एनायन का जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड है बाहर वाला, उस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। तो कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचने की जो पावर होती है ना, वही होता है पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचने का ताकत उसे उतना ज्यादा होगा। क्या ये बात सही है? स्मॉलर द कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर। अच्छा, पोलराइजिंग पावर क्यों बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग कैसे होता है? तो ये जब इस इलेक्ट्रॉन क्लॉड पे, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉड पे अट्रैक्टिंग पावर, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लॉड को खींचेगा, तो ये जो एनायन जो स्फेरिकल था, वो धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगेगा और इस तरह का शेप लेने लगेगा, ऐसे होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्लॉड पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज समझ रहे हैं ना, एक साइड शिफ्ट हो जाना। एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पोलराइजेशन। ये तो जनरल इंग्लिश का वर्ड है यार। हाँ, वोट पोलराइज्ड हो गया, ये चीजें पोलराइज्ड हो गई, लोगों का जो मत है, जो लोगों का जो कंसेप्शंस है, वो पोलराइज्ड हो गया। ये तो जनरल इंग्लिश है ना, सेम सेंस में यूज किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था हर जगह, अगर हर जगह स्फेरिकल आयंस थे, लेकिन ये क्या किया कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्लॉड पे इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट किया कि इसको डिफॉर्म कर दिया, इसके साइज को डिफॉर्म कर दिया, ये पोलराइज हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लॉड था, उसमें कुछ कुछ शेयरिंग जैसे प्रॉपर्टी आने लगा, और यही जो शेयरिंग जैसे प्रॉपर्टी आने लगता है, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर का होना। चार्ज तो आइसोलेट है, इस पे कंप्लीट कैटायन, एक कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये जो शेयरिंग जैसा शेप आ गया, ये जो शेप डिफॉर्म कर गया एनायन का। अच्छा, साइज, अगर साइज बड़ा होगा, अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, लार्ज साइज ऑफ एनायन होगा, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब, अगर आई माइनस है, सबसे बड़ा आई माइनस है, तो आई माइनस का जो निगेटिव चार्ज जो होता है, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूजली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस से। तो उसको अगर कोई कैटायन खींचेगा, तो ज्यादा डिफॉर्म हो पाएगा, तो ज्यादा शेयरिंग जैसी सिचुएशन आ पाएगी वहां पे, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो क्या आपको पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी समझ में आया? एनायन का पोलराइजेबिलिटी होता है, जितना ज्यादा डिफॉर्म हो जाए, जितना ज्यादा वो पोलराइज हो जाए, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। और कैटायन का जो पावर होता है, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। वो एनायन को कितना पोलराइज कर पा रहा है, कितना एनायन में इलेक्ट्रॉन क्लॉड की शिफ्टिंग कर पा रहा है वो, दैट इज पोलराइजिंग पावर। ये दो टर्म क्लियर हुआ क्या? पोलराइजिंग पावर क्या होता है और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है? यस सर। नहीं हुआ क्लियर? तो स्मॉलर साइज कैटायन का होना चाहिए। कैटायन जितना छोटा होगा, उतना स्ट्रांगली खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लॉड, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लॉड को। एनायन जो स्फेरिकल था, उसको डिफॉर्म करने में वो कैपेबल होगा। और एनायन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना लूजली बॉन्डेड होगा, जितना बड़ा एनायन होगा, वो आसानी से शेप बदल लेगा, वो आसानी से शेयरिंग के कैरेक्टर में आ जाएगा, तो उससे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये दो बातें बार बार टेक्निकल टर्म्स यूज करता है, पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है। आप कोर टर्म्स ही भूल जाते हैं कि पोलराइजेबिलिटी होता किसका था, किसको बोलते थे पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी होता है एनायन का। एनायन पोलराइज होता है, वो उसकी पोलराइजेबिलिटी है। जितना बड़ा एनायन का साइज होगा, उतना लूजली बॉन्डेड होगा उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वो उतना आसानी से पोलराइज हो पाएगा। और कैटायन जितना छोटा होगा, वो उतना स्ट्रांगली फोर्स एक्सर्ट करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, तो उसकी होगी पोलराइजिंग पावर। वो एनायन को पोलराइज कर रहा है, वो एनायन को पोलराइज करने में हेल्प, पोलराइज होने में हेल्प कर रहा है, तो वो पोलराइजिंग। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पता है, स्यूडो इनर्ट गैस किसको बोलते हैं? नहीं पता है? नो सर। क्यों नहीं नो पता है? सर। क्यों नहीं पता है गधा प्रसाद? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम पीरियोडिक टेबल में नहीं डिस्कस हुआ था कभी? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब, स्यूडो मतलब क्या, फॉल्स, मतलब इनर्ट गैस जैसा बिहेव तो कर रहा है, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ रहे हैं? स्यूडो इनर्ट मतलब वो तो है इनर्ट, इनर्ट जैसा है। तो ऐसा होता है कि जैसे जिंक, देखो जिंक की बात करो, तो जिंक का जो वैलेंस शेल है ना, वो कंप्लीटली फिल है, 4s2 3d10। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे जिंक से, जब Zn2 प्लस बनाता है, तो उसका जो थर्ड सेल होता है, वो कंप्लीटली फिल होता है। लेकिन क्या उसके थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो Zn2 प्लस, इसीलिए जिंक वाला जो ग्रुप है, वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। अरे नहीं समझ रहा है बात यार? यार स्कैंडियम से लेकर के कॉपर तक मल्टीपल वैलेंसी होते हैं सर, मल्टीपल ऑक्सीडेशन होते हैं, स्टेट होते हैं सर एलिमेंट के, लेकिन जिंक वाली ग्रुप का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ आया है, Zn2+।
क्योंकि वो 4s वाला इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो बच जाता है वो है 3s2 3p6 3d10 और ये थर्ड सेल उसका कंप्लीटली फिल्ड रहता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन इसका वैलेंस शेल सर कंप्लीटली फिल्ड है और ये स्टेबल है। तो ये इनर्ट गैस जैसा है, लेकिन इनर्ट गैस के वैलेंस शेल में तो सर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ दे तो इसके वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड तो है। इनर्ट गैस तो हो गया ये, मतलब रिएक्टिविटी तो इसकी खत्म हो गई, तो इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या ठीक है बात? तो जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उस केस में भी कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ जाता है, जिसके वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। 11th के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए, सब के लिए फजांस रूल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आयनिक बॉन्ड से अगर सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है तो फजांस रूल है। जल्दी बताइए, इस तीनों पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत? हम एग्जांपल से आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये तीनों पॉइंट का आगे एग्जांपल है। आप अभी बताइए कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजेबिलिटी क्या है। कोई कंडीशन में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी, जल्दी बोलो। नो सर। नो सर। हमने पहला एग्जांपल लिया है BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2। क्लोरीन तो कॉमन है, हैरी क्या कर रहा है? सेकेंड ग्रुप मेटल का एलिमेंट है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। टॉप टू बॉटम कैटायन का साइज क्या होता है? अरे क्लोरीन तो फिक्स है, तो क्लोरीन के बारे में चर्चा क्यों करें, एनायन तो फिक्स है, एक ही जैसा है सब में। तो अगर हमें कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है तो हम जाएंगे बेरिलियम से लेकर के बेरियम तक, अगर हम जाते हैं तो कैटायन का साइज बढ़ता है। अब साइज अगर बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? घटेगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द पोलराइजिंग पावर। तो अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर घटेगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी घटेगा। मतलब BaCl2 ज्यादा आयनिक है इन कंपैरिजन टू BeCl2। अरे आता है बात समझ में? ऊपर से चला गया? यस सर। हाँ तो जल्दी लिखो ना फिर, समझ में आ रहा है तो दिक्कत क्या है? देखो दूसरा एग्जांपल देखो, LiF LiCl LiBr Li लिथियम फिक्स कर दिए सर, फ्लोरीन से आयोडीन जा रहे हैं, मतलब क्या? एनायन का साइज बढ़ा रहे हैं। साइज ऑफ एनायन बढ़ता है तो क्या होता है? उसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, आसानी से पोलराइज हो जाएगा वो, पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। पोलराइजेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा। सो Li इज मोर कोवैलेंट देन LiF। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। गुड। क्लियर सर। कितना चिल्लाना पड़ता है यार, तब जाके क्लियर होता है क्या? लिखिए फटाफट। NaCl MgCl2 AlCl3। सर क्या कंपैरिजन करें यहाँ पे? क्लोरीन फिक्स है सर, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम साइज में बहुत खास डिफरेंस नहीं सर, लेकिन क्या सर Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, साइज भी बोलिएगा तो डिक्रीज कर रहा है कैटायन का, ठीक है सर। और साथ साथ क्या हो रहा है सर? साइज भी डिक्रीज कर रहा है और चार्ज भी बढ़ रहा है सर। तो चार्ज जब बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, चाहे वो कैटायन का हो चाहे वो एनायन का हो। तो सर अगर NaCl से AlCl3 की तरफ जाते हैं तो चार्ज कैटायन का बढ़ रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। सो चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। एकदम आंख बंद करके लिखेंगे नहीं, थोड़ा समझ के लिखेंगे। क्लियर है? तो यस सर। सर थर्ड वन NaCl का उसका रिपीट कीजिए ना। NaCl का क्या रिपीट कीजिए भाई? NaCl Na प्लस है, Mg2 प्लस है, Al3 प्लस है, कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेस तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या रिपीट यस करना है सर। बोलो? पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। AlF3 AlO3 Aln एल्युमिनियम फिक्स है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैटायन एनायन, इस बार कैटायन का साइज बढ़ रहा है, कैटायन पे चार्ज बढ़ रहा है, सॉरी एनायन पे चार्ज बढ़ रहा है। तो ठीक है, दोनों केस में फेवरेबल है।
चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेस तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। हम बार बार अलग अलग चीजें नहीं यूज किए हैं, हम जो ऑर्डर लिख रहे हैं उस ऑर्डर में कहीं पे हम कैटायन को वेरी करवाए हैं, कहीं पे हम एनायन को वेरी करवाए हैं, लेकिन इसीलिए हम जनरल टर्म हर जगह लिख रहे हैं, पोलराइजेशन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन डिक्रीजेस। अल्टीमेटली अगर कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है और एनायन की पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड ही तो हो रहा है ना, मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड ही तो हो रहा है अल्टीमेटली। अब देखिए जो फिफ्थ जो है वो है CuCl और NaCl। अब यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करें कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपको बोला गया कि CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू NaCl। ये बात तो सही भी है सर, क्योंकि NaCl तो लगभग लगभग प्योरली आयनिक है सर, है ना। एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बिहेवियर लगता है तो दूसरा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक बिहेवियर रखता है। तो CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl, ये तो समझ में आता है सर। आपको पता है Cu प्लस का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, चेक कीजिए। Cu प्लस 29 मतलब Ne 3s2 3p6 3d4 10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 3s2 3p6 3d10, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। आता है बात समझ में? क्या होता है स्यूडो इनर्ट गैस? स्यूडो इनर्ट गैस होता है सर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो सर कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इनर्ट है, लेकिन Na+ जब आप करते हैं ना सर तो वो कंप्लीट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है, नियन आता है वो सर। एक इलेक्ट्रॉन Na जब लूज करता है सोडियम तो वो नियन जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, तो वो कंप्लीट इनर्ट गैस है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि कॉपर क्लोराइड हैज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन NaCl। क्या समझ में आया बात? यस सर। yes sir. एक इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकाल देंगे इसका तो वैलेंस शेल ये बच जाएगा। तो ये होता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बात है ये सब। और कौन लोग हैं जो वाइब्रेट बार बार जो है इनऑट कर रहे हैं? 22 23 22 23 22 23 पार्टिसिपेंट हो रहा है बार बार, तो कोई एक लोग हैं जो बार बार इन आउट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? नेट इशू या कोई और इशू? तो ये पांचों पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, सॉरी 3 2 5, ठीक है। पांचों पॉइंट पे हमने एक एक एग्जांपल ले लिया। केटायन का साइज इंक्रीजेस, केटायन पे चार्ज इंक्रीजेस, एनायन का साइज इंक्रीजेस, एनायन पे चार्ज इंक्रीजेस। ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट कि अगर केटायन का स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। हमने पांचों का एग्जांपल किया। पांचों एग्जांपल आप लोग कर लिए क्या? yes sir. तो Yes, sir. आई होप कि फजांस रूल आपको क्लियर हो गया। फजांस रूल क्लियर हो गया तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। पहला जो एप्लीकेशन है वो है सॉल्युबिलिटी का एप्लीकेशन। अगर हमें पूछा जाए कि Ag2S और Ag2O में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में, तो हम ये बात फजांस रूल के हेल्प से बता पाएंगे कि Ag2O इज मोर सॉल्युबल देन Ag2S। कैसे सर? देखिए हमें पता है सर कि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या पता है हमें? वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। और हम ये भी पढ़े हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, इसमें जितना पोलर मॉलिक्यूल्स आप डिजॉल्व करेंगे वाटर में उतना अच्छा। पोलर मॉलिक्यूल्स आसानी से डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुई कि अगर हमें सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना है दो चीजों में तो हमें उसमें पोलैरिटी कंपेयर करना होगा, एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर देखना होगा। जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो उतना लेस सॉल्युबल होगा वाटर में, जिसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्या हम सही बोल रहे हैं?
अरे कॉन्सेप्ट पीछे का समझ में आ रहा है? आयनिक कंपाउंड सॉल्ट जितने होते हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं ना। यस सर। सो जितना ज्यादा आयनिक बिहेवियर होगा उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम सॉल्युबल होगा। तो हम Ag2S Ag2O में कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, सिल्वर तो सेम है। सल्फर ऑक्सीजन पे आइए सर, तो एनायन के केस में ऑक्सीजन का साइज छोटा और सल्फर का साइज बड़ा। अगर एनायन का साइज बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो मतलब Ag2S इज मोर कोवेलेंट देन Ag2O। दैट मीन्स कि Ag2S इज लेस सॉल्युबल देन Ag2O। तो सॉल्युबिलिटी इन H2O, Ag2S इज लेस देन Ag2O। यहाँ पे हमने कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा है सीसी, कोवेलेंट कैरेक्टर। Ag2S इज ग्रेटर देन Ag2O। क्यों सर? क्योंकि सल्फर का लार्ज साइज। अरे बात समझ में आता है नहीं आता है? यस सर। यस सर। बोलो। एप्लीकेशन ऑफ फजंस रूल, फर्स्ट है पॉइंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। Ag2S Ag2O का सॉल्युबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं फजंस रूल के हेल्प से बाय कंपेयरिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। Ag2S इज मोर कोवेलेंट देन Ag2O। दूसरा जो चीज हम डिसाइड कर सकते हैं वो है कलर। नेक्स्ट दीजिए कलर। ठीक है, अब आप देखो AgCl, AgBr और AgI, ठीक है ना। आप पहले कभी पढ़े हैं कि AgI जो होता है वो येलो पीपीटी देता है? पढ़े हैं कभी? नहीं सुने कभी कि AgI का येलो पीपीटी होता है, AgCl का सिल्वर पीपीटी होता है, सिल्वर कलर होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। AgCl पीपीटी सिल्वर कलर, व्हाइट कलर। यस सर। सुने हैं यार, AgCl बहुत कॉमन पीपीटी होता है, बहुत लेस सॉल्युबल सॉल्ट होता है AgCl। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सिल्वर कलर का पीपीटी देता है AgCl का, और AgI का येलो कलर का पीपीटी देता है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सर क्या होता है कि एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना पोलराइज होगा, और जो पोलराइज्ड जो होगा ना, मतलब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन उसका लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से एनायन का, तो वो पोलराइज्ड होगा ज्यादा। तो उस पोलराइजेशन के केस में वो कुछ विजिबल रेंज के लाइट को अब्सॉर्ब भी कर लेगा सर, क्योंकि वो पोलराइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका अपने ऑर्बिटल से एक्साइटेशन समथिंग टाइप का फिनोमेना वहां पे इन्वॉल्व हो सकता है। और जो पोलराइज नहीं हो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड है न्यूक्लियस के साथ, बहुत ज्यादा पोलराइज नहीं हो रहा है, तो उसमें कलर नहीं आएगा। तो जो AgCl है वो लगभग सिल्वर कलर, मतलब व्हाइट कलर। लेकिन जो AgI है उसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। आयोडीन का जो आयंस होता है सर वो कुछ विजिबल लाइट के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के कलर को अब्सॉर्ब कर रहा है सर, और इसीलिए उसमें येलोइश कलर आता है। तो सर हम ये तो नहीं बता सकते एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कि इसका कलर येलो ही क्यों आता है सर, ग्रीन क्यों नहीं आता, रेड क्यों नहीं आता। तो एग्जैक्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड कलरलेस हो रहा है, कौन सा कंपाउंड कलर शो कर रहा है। और कलर केमिस्ट्री में कभी भी आपको सिर्फ ये बात पता चल सकता है कि ये कलरफुल कंपाउंड होगा, ये कलरफुल नहीं होगा, ये व्हाइट कलर होगा, ये आप बता सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कभी भी कि ये कंपाउंड अगर कलरफुल है तो वो रेड ही क्यों है, येलो ही क्यों है। एक कंपैरेटिव बता सकते हैं कि हाँ ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी के लाइट को ऑब्जर्व करेगा या ये कम फ्रीक्वेंसी के लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो उस बिहाफ पे आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्टली कैलकुलेशन करके पीस पे नहीं पहुंच सकते कि ये कंपाउंड है सर, इस कंपाउंड का ये कलर होना चाहिए। ऐसा कैलकुलेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में। तो कुछ कलर, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका कलर हमें याद रखना पड़ता है। ये जो कंपाउंड है आपका, जब हम लोग 12th क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां भी कलर का कुछ प्रॉब्लम रहता है, कलर का क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी। तो वहां भी हम लोग कलर डिस्क एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस तरह से CFT के बिहाफ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे होगा, डी एक्साइटेशन कैसे होगा, तो क्या कलर देना चाहिए। बट वहां भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि सर ये फ्रीक्वेंसी, ये रहा इसका इतना स्प्लिटिंग एनर्जी, तो इसीलिए इतना का ये कलर ऑब्जर्व करेगा, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। तो आप ये बता सकते हैं कि कलर शो करेगा या नहीं करेगा। कौन सा कलर शो करेगा इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। सो AgI येलो ही क्यों होता है ये तो नहीं है एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है सर कि AgCl व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें
Cl माइनस आयन लेस पोलराइजेबल है, पोलराइज नहीं होता, वो विजिबल लाइट की किसी वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व नहीं करता, जबकि Agi मोर पोलराइजेबल होता है, इसीलिए वो कलर देता है, और हमें पता है कि वो येलो कलर का पीपीटी होता है, तो हम ये समझेंगे कि ये येलो होता है। क्लियर? तो आप थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं, द कलर ऑफ सम कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड the color of some compound can be explained on the basis of polarization of their bigger negative ion क्लियर? सर हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं कि AgCl is white, Cl is white, AgBr, Agi are yellow, while AgBr and Agi are yellow, ये येलो पीपीटी होता है। समझ रहे हैं बात? ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो SnCl2 होता है, SnCl2 इज वाइट, जबकि जो SnI2 होता है इज रेड। ये कलर देता है, अब रेड देता है, ये देखो स्टेनस के साथ आयोडीन, ये रेड दे रहा है, सिल्वर के साथ येलो दे रहा है। कलर डिसाइड नहीं कर सकते आप, ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्हाइट है, ये कलरफुल है। कलर में रेड ही क्यों, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। क्लियर? तो फजांस रूल आयनिक कंपाउंड के कलर को डिसाइड करके देता है। तीसरा एप्लीकेशन है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको ध्यान रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड is less than melting point of ionic compound. तो अब आप कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कंपेयर कर लेंगे। PeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, PaCl2। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे इस कंपाउंड में तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यहां तक डन करिए फटाफट। डन है। नेक्स्ट लिखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट होगा थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब हीट के टुवर्ड्स थर्मल स्टेबिलिटी। तो शायद हम लोग ये चीजें फर्स्ट चैप्टर में भी आपको बताए थे कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है
वो थर्मली स्टेबल होता है। जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो थर्मली स्टेबल होता है एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट तो सेकेंड ग्रुप जैसे बिहेव करता है, तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ऐसा बोले थे ना। Thermal stability of carbonate is directly proportional to ionic character. Thermal stability of carbonate, क्या हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट पढ़े थे कि नहीं? Yes, sir. कहाँ किसी को याद है? आवाज ही नहीं आ रहा है। Thermal stability of carbonate is directly proportional to ionic character. जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा थर्मल स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा कार्बोनेट का। तो सर सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट, ये आरबी है दोस्त, RB2 है ये। रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट। तो सर केटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, केटायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सीजियम कार्बोनेट में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है सर, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है सर, समझ रहे हैं। और लिथियम कार्बोनेट सबसे कम आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, लिथियम सबसे छोटा केटायन इस ग्रुप में, है ना। तो इसीलिए उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। हिट करिएगा, ब्रेक करेगा, ऑक्साइड देगा, CO2 देगा। So thermal stability can also be explained on the basis of क्या? Fajans rule. Ionic character. Fajans rule. ये character. So this is all about ionic bond. ठीक है, ये कुछ ionic bond के बारे में बात था। कुछ दिक्कत है, कुछ बातें हैं तो बोलिए, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड पे। जितना भी चीज हम पढ़े हैं इसमें कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है? यस सर। सबको समझ में आता है? Yes, sir. सारे लोग ब्रिलियंट है, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वाओ ग्रेट। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल कोवैलेंट कंपाउंड देता है सर। सेकेंड रीडिंग डालिए फिर कोवैलेंट बॉन्ड। दो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सर। बोथ नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है तो दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, दोनों शेयरिंग कर लेता है और कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। हमने कुछ छोटू सा एग्जांपल लिया है। क्लोरीन, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। पहला एग्जांपल हम लिए हैं Cl2। Cl2 कैसे होगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। याद रहता है फटाफट या गिनना पड़ता है अभी भी? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर गिनना पड़ेगा क्या 1 से लेके? No, sir. 287। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है सर। सो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या है इसमें कि ये जो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, इसका कोई रूल नहीं है, राउंडिंग करने का कोई रूल नहीं है, समझिए। एक क्लोरीन के एटम और दूसरा क्लोरीन के एटम, हमने किसी एक क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखलाना है, किसी भी क्लोरीन के एटम को क्रॉस से दिखलाना है। ये डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है by which we can easily identify the shared electron belongs to which atoms.
सर ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। अगर शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो किस एटम का कौन सा इलेक्ट्रॉन है? तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए सिर्फ क्रॉस और डॉट का हेल्प लिया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम यहाँ भी डॉट ही लिखें तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको भी ऐसे ही डॉट से ही लिखें तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत है? नो सर। नो तो सर। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसके वजह से हम इसे क्रॉस करते हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि सर इस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्रॉस से दिखा दिया। तो ये देखिए सर 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ रख दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका हमने शेयरिंग में दे दिया। तो ये तरीका है। तो किसी भी क्लोरीन का एटम हम डॉट से लिख सकते हैं, किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉन क्रॉस से लिख सकते हैं। जो रॉन्डिंग, ये मॉलिक्यूल Cl2 हो गया, रॉन्डिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। जब हम इसको रॉन्ड करके देखते हैं ना तो हम इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं, इजिली काउंट कर पाते हैं कि क्या सारे दोनों ही एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या। तो हम लोग क्या करते हैं कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एलिमेंट। दिस 2 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस क्लोरीन एज वेल एज दिस क्लोरीन। मीन्स कि जब हम इस क्लोरीन के लिए ऑक्टेट काउंट करेंगे तब भी हम इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करेंगे काउंटिंग में, और जब हम इस क्लोरीन का ऑक्टेट काउंट कर रहे होंगे तब भी हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे ऑक्टेट में। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एटम्स और बिलोंग्स टू बोथ द एटम्स। अरे आता है बात समझ में? सो क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 2 शेयरिंग वाला 8, 2 2 4 2 6 2 8। सर दोनों ही एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। सर इलेक्ट्रॉन को कभी भी सिंगल में नहीं लिखा जाता है, हमेशा पेयरिंग में होता है। ऐसे नहीं लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिख दिए, एक यहाँ लिख दिए, डिजाइन बना दिए, ऐसे नहीं होता है। सर आप जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये चीजें लगना चाहिए कि आप इलेक्ट्रॉन को पेयर में लिख रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग के रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक लाइन का हेल्प लेते हैं। फिर दूसरा क्लोरीन हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम जब एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम एक लाइन का हेल्प ले लिए, तो अब हम दोनों ही क्लोरीन पे जो लोन पेयर दिखा रहे हैं उसको हम क्रॉस करके दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज सर इस क्लोरीन का लोन पेयर ये है, इस क्लोरीन का लोन पेयर ये है, दोनों क्लोरीन एटम सेपरेटेड हैं। तो इसमें आप अगर डॉट से भी दिखा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और यही बात आप देखेंगे कभी भी डैश स्ट्रक्चर, इसको डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें डैश बॉन्ड दिखाया जाता है उसको डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं उसको डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो सर डैश स्ट्रक्चर में कभी भी लोन पेयर को मत नहीं देखे होंगे कि यहाँ क्रॉस से लिखा है, जी नहीं, कभी नहीं देखे होंगे आप ऐसा स्ट्रक्चर। जब डैश स्ट्रक्चर लिखते हैं, जब बॉन्ड लिखते हैं, तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा डॉट से ही लिखते हैं, क्योंकि सर ये दोनों, ये लोन पेयर आप एटम के सामने लिख रहे हैं ना, तो क्लियरली डिसाइडेड है कि कौन सा लोन पेयर किस एटम से बिलोंग कर रहा है। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपने लाइन यूज कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो डबल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन, एक शेयर, वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन देते हैं। शेयरिंग ऑलवेज डन इन इक्वल नंबर्स। जहां भी शेयरिंग होगा तो एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा दूसरा एटम भी उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालता है। ऐसा नहीं कि एक एटम दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा एटम जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ शेयरिंग्स के रूल हैं जिसके बिहाफ पे आप N2 लिखिए है, हम यहाँ पे आप N2 देखिए। जहां भी हम ये 3 लाइन खींच रहे हैं, इस 3 लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आता है ना? आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, जो हिंदी मीडियम से होंगे वो पढ़े होंगे समरूप, और जो इंग्लिश से होंगे वो पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बोलो? समरूप का इंग्लिश क्या होता है? इक्विवेलेंट। मतलब N2 को या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए, दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम यहाँ पे इक्वल स्ट्रक्चर नहीं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए 3 लाइन यूज करते हैं। ये बॉन्ड नहीं है, ये 3 लाइन जो है ना इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि बोथ स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। अरे बात समझ में आता है नहीं आता है? यस सर। तो सर हमारा Yes, ये sir. N2 है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप यहाँ से देख करके तो बड़े आसानी से बना ले रहे हैं, आपको अपने मन में सोचना चाहिए कि ये नाइट्रोजन है। आप नाइट्रोजन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें आपको टाइम अगर लग रहा है तो आप 9th के बच्चे नहीं है दोस्त, कि अभी आपको ये गिनना पड़ रहा है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 and 5, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज 5। इतना अगर आपको 11th में अभी करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आप पढ़ाई लिखाई बहुत कम कर रहे हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप।
इतना नहीं करने पड़ता है, खासकर ऐसे जो फ्रीक्वेंटली यूजेबल एलिमेंट्स होते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल पढ़े, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, आपको पता है कि ये 13th ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, इसके बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 15th सेल से बिलोंग करता है, ये 15th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 5 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। एकदम बिल्कुल ऐसे रटा होना चाहिए चीजें। तो सर 5 इलेक्ट्रॉन है, हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, दो एक पेयर यहाँ दे दिया सर, हमने एक शेयरिंग में दिया, तो इसका भी हम एक शेयरिंग में देंगे, एक पेयर यहाँ दे दिया सर। 2 और 1 3, एक शेयरिंग में चला गया तो 4 5 सर, ये हो गया। अच्छा क्रॉस से दिखाना है ना इसको, सॉरी, तो हम क्रॉस से दिखाए, तो 2 3 हो गया सर, 4 और 5। अच्छा इसका 4 और 5। अब क्या देखते हैं हम, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 ही हुआ सर। जब हम एक एक का शेयरिंग कर रहे हैं तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। अच्छा तो 2 का शेयरिंग करके देखते हैं, तो इधर से 1 हटाएंगे और इधर से 1 हटाएंगे और फिर एक एक का शेयरिंग में डाल देंगे। क्या अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं सर, शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर जो है क्या हो गया सर, इधर जो है 2 1 3 हो गया, तो 4 3 7 होता है सर, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। चलिए एक और शेयरिंग में डालते हैं, इसको भी हटाते हैं यहाँ से। शेयरिंग में जब डालेंगे तो यहाँ से हट जाएगा ना, तो एक और इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डालते हैं। अब टोटल शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन सर? 6। बचा कितना सर? 2। तो क्या 6 2 8। और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही नाइट्रोजन के एटम के प्रॉपर्टी होंगे, दोनों के ऑक्टेट के लिए हम काउंट करेंगे, तो इसीलिए ऐसे राउंड किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये राउंड करने नहीं आता है, कैसे काउंट करते हैं पता ही नहीं चलता है, यहाँ से घेर देगा वहां से घेर देगा। ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ है या नहीं हुआ है? यस सर। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है क्या, कैसे गिर रहे हैं? ये जो लोन पेयर, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस नाइट्रोजन के लिए भी है, इसके ऑक्टेट में भी होगा, तो उसको काउंट करेंगे। हाँ ये लोन पेयर इस नाइट्रोजन का है, तो उसको हम इस घेरे में, इस सर्कल में थोड़ी लाएंगे। वेन डायग्राम तो पढ़े ही है ना मैथ्स में। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से जिसके साथ बिलोंग कर रहेगा वैसे ही तो देंगे। अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, शेयरिंग में कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3, तो कितने लाइन आएंगे यहाँ पे? 3। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्लियर है बात? तो आप फटाफट आप यस लोग सर यस इस सर। आप लोग जो है वो नंबर दे करके आप लोग O2 का बनाइए, ठीक ना? आप लोग Cl2 हो चुका है, आप लोग जो है O2 का बनाइए। और किसका बनाएंगे? आप बनाइए NH3 का, आप बनाइए CH4 का, आप बनाइए C2H6 का। C2H6 का नाम बताओ। सर इथेन। आप बनाइए C2H2 का। C2H2 का नाम बताओ। सर इथाइन। आप बनाइए H2 का, H2O का, इथाइन। और कोई नाम है क्या? एसिटाइलिन नहीं बोलते हैं क्या? एसिटाइलिन है ये। सो अभी मैं आपको कुछ जो स्ट्रक्चर दे रहा हूँ बनाने के लिए, वो कंप्लीटली ऑक्टेट रूल पे बेस्ड है, जिसमें वायलेशन ऑफ ऑक्टेट नहीं होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हिसाब से बनता है। वैसे ही कंपाउंड मैं आपको लिख रहा हूँ, O2 NH3 CH4 C2H6 C2H2 H2O। और भी कुछ कंपाउंड में ऐसा एक दो अगर दिमाग में आता है तो मैं दे देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको डॉट स्ट्रक्चर और डैश स्ट्रक्चर ये दोनों ही बनाने हैं सारे कंपाउंड के, ठीक है? और सारे कंपाउंड का डॉट और डैश स्ट्रक्चर बना करके आपको ग्रुप पे भेजना है आज। ये है आपका अभी का होमवर्क, ठीक? और इस होमवर्क के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कल तक टाइम लगेगा। क्लास खत्म होने के बाद मुझे लगता है कि विद इन 15 मिनट और हाफ एन आवर सब लोग शायद शेयर कर देंगे इस चीज को। और हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि ग्रुप पे फोटो आ रहा है तो एक फोटो आ गया बस हो गया, उसको ओपन किए और फिर अपना काम बना लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि आप हमें नहीं, आप खुद को ठग रहे होंगे फिर, क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो O2 NH3 CH4 C2H6 C2H2 H2O। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट होते हैं, ऑर्गेनिक को तो सारे मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट होते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक का और सारा मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे। अगर हम आपको मिक्सिंग का दे दें, अगर आप बना पाए तो NH4Cl का स्ट्रक्चर आप बनाइए।
ICSE बोर्ड वाले जरूर बनाएंगे इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि वो 9th क्लास में 10th क्लास में या 9th क्लास में उनको ये ड्रॉ करना है NH4Cl। एम आई राइट? यस सर। तो अमोनियम Yes, क्लोराइड का sir. स्ट्रक्चर बनाइए। इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही इन्वॉल्व है। तो मैं आपको ये दे दे रहा हूँ। और क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और कोई कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड आप HCl का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या हाँ HCl का स्ट्रक्चर बनाइए कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। 8 हो गया। और कोई कंपाउंड बोलिए। आप CO2 बनाइए। 9 हो गया। आप PCl3 बनाइए। 10 हो गया। इसमें किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट का केस नहीं है। सारे सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंपाउंड है। 10 का 10 अपने दिमाग से, ठीक, किसी का कोई हेल्प नहीं, इधर उधर नहीं, ठीक। मैं टाइम दे देता हूँ, सब लोग सबमिट करेंगे कितना टाइम पे? 7:30 को क्लास खत्म होगा, तो 7:45 एक साथ सबमिट करेंगे। ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे का देख करके हम कॉपी करके अपना सबमिट कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप कुछ स्ट्रक्चर सबमिट करिएगा, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर के सामने नाम लिख लीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास सेव नहीं है और हम पता नहीं कर पाएंगे किसका कॉपी कौन सा है। तो जहां भी स्ट्रक्चर बनाइएगा वहां पे नाम लिख लीजिएगा थोड़ा ठीक से। Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, सो कोवैलेंट बॉन्ड में हमें जो ध्यान में रखना है फिलहाल अभी के लिए सर, वो ये चीज है। देखेंगे बाद में कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन कैसे हुआ, क्या क्या ऑक्टेट रूल में नहीं आया। सर जो लेविस एसिड, लेविस का जो मेन जो लेविस कॉन्सेप्ट था सर, कौशल लेविस कॉन्सेप्ट था, जो ऑक्टेट रूल था, पहली पहली जो कॉन्सेप्ट बॉन्डिंग का कॉइन हुआ था, तो सर वो वहां पे उन लोगों को ये लगा कि सर क्या है, इनर्ट गैस इनर्ट है, वो रिएक्टिव नहीं है। तो उन लोगों ने ये पैटर्न पकड़ा कि जिस किसी भी एलिमेंट्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, वो स्टेबल हो जाता है। और देखिए सारे इनर्ट गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वो सारे स्टेबल हैं। सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, नियन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तो वो भी स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से एक जनरलाइज रूल बना दिया कि सर कोई भी एलिमेंट्स जो कंबाइन करता है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, उसका टारगेट यही होता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो अचीव कैसे कर रहा है। अगर वो लूज करके या गेन करके अचीव कर रहा है 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। और अगर वो शेयरिंग से ये अचीवमेंट हो रहा है, ऑक्टेट का अचीवमेंट कर रहा है, ऑक्टेट अचीव कर रहा है शेयरिंग के थ्रू, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ना, कि अगर कोई दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर कोई दो कंपाउंड ऐसा है, दो एलिमेंट ऐसा है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ऑक्टेट इज कंप्लीट थ्रू द completion of octet through the sharing of electron, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्टेट कंप्लीट होता है सर। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सर। जो पहला कॉन्सेप्ट था वो यही था कि completion of octet through sharing of valence electron। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से अगर कोई एलिमेंट है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीशन कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा, उसके बिकॉज ऑफ दैट जो बॉन्ड बनेगा सर, वो बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सिंपल क्लियर? तो हमने ऑक्टेट रूल के बिहाफ पे ये सारी चीजें बताया कि ऑक्टेट रूल देखिए सब में फॉलो हो रहा है। एलिमेंट्स जो हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और ऑक्टेट अचीव कर रहे हैं। इसी बिहाफ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है।
क्लियर है, क्लियर नहीं है? यस सर, क्लियर। और कोई परेशानी और कोई दिक्कत है आज के क्लास में? कोई और दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। नो सर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम्म सर वो पोलराइजेशन कैटायन एंड एनायन का वो फिर से बताएंगे क्या? क्या हो गया कैटायन एनायन का पोलराइजेशन में? अरे कैटायन है जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये इसको खींचता है अपने तरफ। तो जो एनायन जब आइसोलेटेड था तो स्फेरिकल था, जब ये कैटायन के इन्फ्लुएंस में आया तो ये कैटायन इसके इलेक्ट्रॉन क्लॉट को इस तरह से पोलराइज्ड कर दिया। तो ये समथिंग व्हाट शेयरिंग के टेंडेंसी में आ गया। तो जब ये शेयरिंग के टेंडेंसी में आ गया तो कंप्लीट इस पे आयनिक चार्ज न होकर के इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी बोलते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया इसमें। क्या दिक्कत क्या है इसमें? यस सर, क्लियर। और बोलिए। बन गया ये स्ट्रक्चर सारे? बना रहे सर। बना रहे हैं। यस सर, बना रहे हैं। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑक्टेट के तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, फिर भी वो स्टेबल है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो स्टेबल है ना? तो वो क्यों होता है? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट, क्या रीजन है इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, वो चीज देखेंगे। और कितना एक्सपेंशन हो सकता है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और कैसे कैसे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखा जाता है, तो वो सारे रूल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर? तो ये चीजें जो भी है इसका स्ट्रक्चर बना करके आप लोग फटाफट 10 मिनट के अंदर सबमिट करिए। 45 में सब लोग सबमिट कर दीजिएगा एक साथ, ठीक है? तो यस सर। पता चलना यस चाहिए। सर। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे कहीं से, अपना दिमाग लगाइए, अपना काम करिए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही, तो कोई इशू नहीं है उसके लिए। ओके ओके सर। ओके। यस सर।